ओके, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड क्लास है ना। प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन किया था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को दो तरीके से मेजर किया जा सकता है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और एक रिडक्शन पोटेंशियल होता है। बट बाय डिफॉल्ट हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल को ही बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके थे, एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो होता था वो स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट किया जाता था, जैसे हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर 1 atm और कंसंट्रेशन 1 मोलर के बराबर। ठीक है, और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इन तीनों में पूरा ही अलग हो या तो उनमें से कोई एक अलग हो या दो अलग हो, उससे कैलकुलेट उस पर्टिकुलर कंडीशन में जब हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे उसको नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में पोटेंशियल बोला जाएगा। ठीक है, और इसको नन्स इक्वेशन से कैलकुलेट किया जाता है और इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से कैलकुलेट किया जाता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, सेल के रिप्रेजेंटेशन को देखा था। जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन करेगा तब क्या होगा इसका रिएक्शन और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जब कैथोड में जाकर कैथोड की तरह बिहेव करेगा और कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो उसमें रिएक्शंस क्या होंगे और उसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो ईएमएफ वैल्यू है उसको भी देखा था, ई नॉट वैल्यू। इसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी सेल का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक, फिर उसके बाद हमने देखा था एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है ये, गिव्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है विद द हेल्प ऑफ ई नॉट ऑफ सेल। ठीक, एक स्टैंडर्ड कंडीशन में था और एक नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, बस स्टैंडर्ड के लिए हम लोग नॉट लगा देते हैं ऊपर में। फिर नन्स इक्वेशन पे आए थे और नन्स इक्वेशन में हमने देखा था इस इक्वेशन को, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग टू द बेस 10 क्यूब। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये वाला इक्वेशन। बट हाँ, यहाँ पे हमने ये भी डिस्कशन किया था कि 0.0591 तभी आएगा जब हमारा टेम्परेचर 298 केल्विन हो। ठीक है, जब हमारा टेम्परेचर 298 केल्विन हो और बाकी सभी वैल्यूज को हम लोग जब पुटअप कर देंगे तो जो आर है मतलब गैस कांस्टेंट है 8.314 होता है जूल पर मोल पर केल्विन। इसका वैल्यू नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता ही है 2.303 लॉग टू द बेस 10 लिखा जाता है। ठीक है, तो इन सभी के कैलकुलेशन करने के बाद हम लोगों को ये वाला वैल्यू मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द केसेस में टेम्परेचर 298 केल्विन ही दिया जाता है, तो हम लोग डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। और n क्या है, n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट हैज बीन यूज्ड, मतलब वो जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है या फिर एक्सेप्ट होता है, मतलब कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होगा वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वही n का वैल्यू रहेगा। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास में। अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मतलब टॉपिक वही है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीजों का डिस्कशन हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नल्स इक्वेशन हाफ सेल के लिए किस तरीके से लिखा जाए। हाफ सेल के लिए, हाफ सेल हमने डिस्कस किया था, हाफ सेल क्या होता है। हाफ सेल बोलने का मतलब एक इलेक्ट्रोड जो खुद के ही सॉल्यूशन में डिप्ट हो। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड जो खुद के ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप्ट हो, ये क्या होता है, हाफ सेल। जैसे कॉपर है, कॉपर का रॉड है तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ट है तो ये हाफ सेल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे, ये हाफ सेल है, इस हाफ सेल के लिए नल्स इक्वेशन को किस तरीके से लिखा जाए। लेट अस सपोज एक क्वेश्चन है जिसमें जो मेटल है, यहाँ पे मेटल जो है प्लस एन ऑक्सीडेशन स्टेट से मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, मेटल मतलब प्लस एन से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो आप बताइए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, रिडक्शन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिक्रीमेंट देखने को मिला। अब इसमें हम लोगों को ये बोल दिया गया है कि इसका ई नॉट जो वैल्यू है, ई नॉट का वैल्यू क्या है, एम एन पॉजिटिव डैश, मतलब ये
एम, मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ई नॉट ऑफ एम एन पॉजिटिव टू एम। तो इसका वैल्यू दे दिया गया है प्लस एक्स वोल्ट, प्लस एक्स वोल्ट, कोई भी सा न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा यहाँ पे। और कंसंट्रेशन बताया गया है एम एम एन पॉजिटिव का, एम एन पॉजिटिव का, जो कि C1 कंसंट्रेशन है, जो कि 1 के बराबर नहीं। ठीक है, तो हम लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर हाफ सेल के लिए जब टेम्परेचर 298 केल्विन हो तब। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोगों को एक रिएक्शन दिया गया है, मतलब मेटल को बताया गया है कि मेटल जो है प्लस एन ऑक्सीडेशन स्टेट से मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। इसके अलावा ये भी दिया गया है कि इसका ई नॉट स्टैंडर्ड वैल्यू जो है, ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो प्लस एक्स वोल्ट है। अच्छा, इसमें ये चीज को भी ध्यान रखिएगा कि ई नॉट वैल्यू जब दिया हो तो इस कन्वर्जन को देख लीजिएगा कि पहले पॉजिटिव एम एन पॉजिटिव लिखा हुआ है कि पहले एम लिखा हुआ है। क्योंकि अगर ये उल्टा हो गया, जैसे अगर ये लिखा हुआ रहता ई नॉट एम एम एन पॉजिटिव ऐसे करके लिखा हुआ रहता और दे दिया गया रहता एक्स वोल्ट ऐसा करके वैल्यू दे दिया रहता, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, बट हम लोगों को काम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल से रहता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया, हम लोगों को स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है और कंसंट्रेशन बता दिया गया है कि C1 कंसंट्रेशन है। तो हम लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए, इस पर्टिकुलर हाफ सेल के लिए एट 298 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला यही वाला यूज करेंगे, ई सेल इज इक्वल्स टू, हालांकि ये सेल नहीं है, ई सेल सेल नहीं है, सेल बना ही नहीं है क्योंकि हाफ सेल बस हुआ ना ये। तो E ऑफ M पॉजिटिव एम एन पॉजिटिव टू M, जिसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है, क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ही कैलकुलेट होता है ना, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ही कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। तो रिडक्शन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू E नॉट ऑफ M N पॉजिटिव टू M, सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं बस, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय N लॉग टू द बेस 10 इनटू Q। Q क्या है, रिएक्शन कोफिशिएंट है, रिएक्शन कोफिशिएंट किस तरीके से आएगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी। ठीक है, नॉर्मल सबसे पहले हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया, देख लीजिए। ठीक है, ये वाला चीज समझ में आया। इसमें क्या निकाल रहे हैं हम लोग, रिडक्शन पोटेंशियल, नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं, किसके लिए, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए। ठीक है, या फिर हमारे हाफ सेल के लिए इलेक्ट्रोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल निकल रहा है, उसका फॉर्मूला है नन्स इक्वेशन से निकाला गया। नन्स इक्वेशन क्या बोलता है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग टू द बेस 10 Q। तो सेम फॉर्मूले को हमने पुटअप कर दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो किस तरीके से होगा, M जो है, M N पॉजिटिव जो है N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के मेटल सॉलिड में ही कन्वर्ट हो रहा होगा, M में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए इस पर्टिकुलर रिएक्शन को करवाने के लिए, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है यहाँ पे, मतलब N मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। एक फैक्टर मिल गया हम लोगों को, N का वैल्यू, जो कि हम लोगों को कैलकुलेट करना ही था, N का वैल्यू मिल गया हम लोगों को। ठीक है, हालांकि इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया गया है इसलिए N लिखा गया है यहाँ पे। तो N का वैल्यू हमारा N है अभी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे N है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ये लेगा तो M में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ओवरऑल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे M2 पॉजिटिव होता, M2 पॉजिटिव होता, या फिर मैं ये बोल देता हूँ Cu2 पॉजिटिव होता, तो ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu में कन्वर्ट होता ना ऐसे करके। तो वैसे ही M N पॉजिटिव है यहाँ पे, तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो लेगा, मतलब N मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो लेगा, तब जाकर के M में कन्वर्ट होगा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो ये नॉर्मल हमारा रिएक्शन हो गया। अब रिएक्शन कोफिशिएंट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, आप रिएक्शन को देखिए कि रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है। ठीक, रिएक्शन कोफिशिएंट को देखिए, रिएक्शन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए आप रिएक्शन को देखिए कि रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। तो रिएक्शन हमने देखा कि यहाँ पे मेटल का रिडक्शन हो रहा है, मतलब Mn पॉजिटिव जो है, Mn पॉजिटिव जो है N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के M में कन्वर्ट हो रहा है। तो रिएक्शन कोफिशिएंट कुछ नहीं, ये एक रेशियो है, रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ MS मतलब मेटल सॉलिड स्टेट में डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में जो भी कंसंट्रेशन होगा उसको हम लोग 1 लिखते हैं। इक्विलिब्रियम में आप पढ़ेंगे कि 1 लिखा जाता है उसको। सॉलिड स्टेट में जो कंसंट्रेशन होता है उसको 1 लिखा जाता है। ठीक है, और Mn पॉजिटिव जो है उसका कंसंट्रेशन दिया ही हुआ है हमारे क्वेश्चन में, C1 कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन कोफिशिएंट। रिएक्शन कोफिशिएंट को इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे आप लोग। कोई भी सा रिएक्शन हो, कोई भी से रिएक्शन के लिए रिएक्शन कोफिशिएंट इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है रिएक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, सभी के वैल्यूज को हम लोगों को पुटअप करना है इस इक्वेशन में। तो हमें कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड या फिर हाफ सेल, दैट विल बी इक्वल टू E नॉट ऑफ Mn पॉजिटिव टू M मतलब उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n मतलब n नंबर ऑफ मोल्स ही लिया गया था, log टू द बेस 10 और कंसंट्रेशन को रिएक्शन कोफिशिएंट क्या आया 1/C1। ठीक है, 1/C1। तो इस तरीके से हमारा ये वैल्यू या फिर इस तरीके से हमारा इक्वेशन बन जाएगा। और इसका वैल्यू दिया हुआ है E नॉट ऑफ मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है उस पर्टिकुलर हाफ सेल के लिए, तो उस हाफ सेल के लिए हम लोग x वैल्यू पुट कर देंगे। कितना वैल्यू दिया हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, यहाँ पे x वोल्ट दिया हुआ है, तो x वोल्ट को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू x माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log टू द बेस 10 1/C1। तो ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन हो गया और कुछ नहीं। अब देखते हैं कि नॉर्मल बाकी जब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें Cu को लिया गया है। ठीक है, Cu हाफ सेल को लिया गया है, तो इसके बेसिस पे देखते हैं किस तरीके से आंसर आता है। चलिए, सेम ही क्वेश्चन है, बस Cu से रिप्लेस कर दिया गया। हाँ बोलिए सर। यूनिट देखना है कि नहीं देखना है इसमें वोल्ट का? हाँ मतलब वोल्ट ही रहेगा वो, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वोल्ट ही रहता है वो। ठीक है, कुछ ऐसे अगर क्वेश्चन मुझे मिलते हैं जिसमें चेंज करके बताया जाएगा तो फिर मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। आप इसी के वोल्ट के इसी के यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं? यस सर, जैसे नीचे में टेम्परेचर का भी दिया हुआ जी। हाँ, टेम्परेचर का केल्विन में ही रहेगा वो, सेल्सियस हमेशा केल्विन में ही रहता है वो। ठीक है ना, कोई भी सौ आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं, इसमें पढ़े हैं, किसी किसी केस में बस सेल्सियस में आता है वो, बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में टेम्परेचर केल्विन में ही रहेगा, और इसमें तो केल्विन में ही रहेगा ना। और इस चीज को भी याद रखिएगा, जो गैस कांस्टेंट होता है R इक्वल्स टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन ही आएगा, यहाँ पे पर मोल पर केल्विन ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको ATM वगैरह में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। आप बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, फिजिकल केमिस्ट्री का जो बेसिक वाला क्लास होगा हुआ था ना, उसमें यूनिट कन्वर्जन और इसके भी वैल्यूज देखे होंगे, 2-3 यूनिट्स में इसके वैल्यूज आता है। ठीक है, मैं चलता हूँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, बस इसमें आप कुछ वैल्यूज दे दिए गए हैं, जनरलाइज्ड फॉर्म ना लेकर के एक्चुअल वैल्यूज दिया गया है। अब देखिए आगे बढ़ता क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। याद रखिएगा, अगर Cu इधर होता और Cu डिपॉजिट इस तरफ होता तो फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाता। हालांकि यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, कॉपर का टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हुआ है, कंसंट्रेशन बताया गया है कॉपर का 0.01 मोलर का। ठीक है, जो कि अनइक्वल है ऑब्वियस 1 के। तो हम लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन क्या हुआ सर? ई वाला, ई जो पहला है ना बराबर के आगे वो वाला। नहीं, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन क्यों आ रहा है इस इक्वेशन में? मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? बोलने का मतलब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का रिडक्शन पोटेंशियल क्यों आ रहा है यहाँ पे? मतलब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन जो है ना वो क्यों स्टेबलाइज हो रहा है?
टेम्परेचर 298 केल्विन है, टेम्परेचर 3 फैक्टर्स बताया था ना, टेम्परेचर, प्रेशर और हमारा कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे चेंज हो गया तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। इन केस अगर ये कंसंट्रेशन 1 के बराबर होता, ठीक है, इन केस अगर ये Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन 1 के बराबर होता तो उस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहता ना, रिडक्शन पोटेंशियल, वो बराबर हो जाता E नॉट के। देखिए मैं उसको शायद ये इक्वेशन से प्रूव भी हो जाएगा। जैसे ई सेल होता है या फिर ई रिडक्शन पोटेंशियल होता है, Cu2 पॉजिटिव से Cu में जा रहे हैं, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट, Cu2 पॉजिटिव से Cu में जाएगा, ठीक है, माइनस 0.0591। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना चलेगा तो इसलिए 2 log to the base 10, ठीक है। और कंसंट्रेशन मान लीजिए यहाँ पे 1 होता, तो अगर कंसंट्रेशन 1 होता तो 1/1 लिखते, और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 के बराबर, तो 0 होता है, 0 से कोई भी सा वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो माइनस ओवरऑल यहाँ पे 0 हो जाता, यहाँ पे 0 हो जाता, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर कंसंट्रेशन 1 होता तो जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन बोलो या फिर स्टैंडर्ड कंडीशन बोलो, दोनों ही केस में रिडक्शन पोटेंशियल सेम आता, क्योंकि हमारा कंडीशन ही स्टैंडर्ड हो गया था। अगर मैं कंसंट्रेशन का यहाँ पे 1 पुट कर दूं ना, तो मेरा जो सिचुएशन होगा, कंडीशन होगा, वो पूरा स्टैंडर्ड हो जाएगा, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो ई नॉट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा बताइए। मैं क्या बता रहा हूं कि ये वाला जो इक्वेशन है ना, मतलब इस ये जो है इसमें हम लोग नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन का वैल्यू है यहाँ पे 1 के बराबर नहीं है। हमने पहले ही डिस्कस किया था नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन कब होता है, या तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, या तो कंसंट्रेशन 1 मोलर के बराबर ना हो, या तो टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो, या तो प्रेशर 1 atm ना हो। तो इनमें तीनों में से भी अगर एक भी फैक्टर वेरी कर जाता है तो वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाता है, उस पर्टिकुलर हाफ सेल के लिए नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन आते हैं। तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा नॉन इक्वेशन से निकलेगा। खैर, अब आगे आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में फिर से वही फॉर्मूला को पुटअप करना है, किस तरीके से हम लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर या फिर कॉपर का हाफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n, क्योंकि टेम्परेचर 298 केल्विन है तो डायरेक्टली हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, log to the base 10 Q। अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन जो होगा हमें किसके लिए पूछा गया है, हमें किसके लिए पूछा गया है, जब Cu2 पॉजिटिव से Cu में कन्वर्ट हो, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा गया है Cu2 पॉजिटिव से जब ये Cu में कन्वर्ट होता है, तो ये ऐसा कन्वर्ट कब होगा, जब Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के, ठीक है, Cu में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तब जाकर के हम लोगों को ये हमारा जो Cu2 पॉजिटिव है वो Cu में कन्वर्ट होगा, ठीक। तो रिएक्शन किस तरीके से हुआ, इस तरीके से रिएक्शन, समझ में आया। रिएक्शन हम लोगों को इसमें खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिएक्शन हम लोगों को इसमें खुद से बनाना पड़ता है। हालांकि हम तो अभी हाफ सेल के बारे में बात कर रहे हैं, जब पूरा सेल आ जाएगा तो कंप्लीट रिएक्शन खुद से बनाना पड़ता है कि एनोड में क्या होना है और कैथोड में क्या होना है, उन सभी के एग्जाम्पल्स है इसमें, हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों को नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है जब Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो रहा हो। तो वो कन्वर्ट कैसे होगा, Cu2 पॉजिटिव जब 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu में कन्वर्ट होगा तब, क्योंकि रिएक्शन लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि रिएक्शन के बेसिस पे ही हमारा रिएक्शन कोफिशिएंट बनेगा। अब बताइए रिएक्शन कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Cu डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन, होगा ना। यस सर। ठीक, अब Cu तो सॉलिड है तो इसका कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। Cu2 पॉजिटिव जो है वो उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.01, ठीक है। अब 0.01 को यहाँ पे 0.01 को इसको डायरेक्टली 1/100 लिखा जा सकता है क्या, 1/100, तो 100 ऊपर की तरफ चले जाएगा, तो 100 ऊपर की तरफ चले जाएगा इस तरीके से, डिवाइड बाय 1 मतलब 100 ही हो गया, ठीक है। तो रिएक्शन कोफिशिएंट का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आया है, 100 के बराबर, या 100 को लिखा जा सकता है 10⁻², ठीक है। हमें रिएक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू मिल गया,
हमें n का वैल्यू मिल गया यहाँ से, ठीक है। अब यही दो वैल्यूज को तो बस फाइंड आउट करना पड़ता है, बाकी ये वाला वैल्यू तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये 0.34। बाकी सभी वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, कैलकुलेट करके आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब देखिए आगे, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में कन्वर्ट हुआ एंड रिएक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू हम लोगों को 100 मिल गया। 100 को 10 टू द पावर 2 लिखा जा सकता है, और लॉग का प्रॉपर्टी जब हम लोग लगाएंगे, ठीक है, ये log टू द बेस 10 10 टू द पावर 2, ये जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 2 log टू द बेस 10 10, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये जो होगा जब log का प्रॉपर्टी लगेगा तो ये इस तरीके से होगा, ठीक। अब log 10 का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। log 10 का जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होता है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो देखिए ये सेम चीज यहाँ पे लिखा गया है 2 इंटू 1, ठीक है। और यहाँ पे इसके जो वैल्यूज थे, जो ई नॉट का वैल्यू था, ई नॉट इज इक्वल्स टू 0.34 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 log टू द बेस 10 और 100 को लिखा गया 10 टू द पावर 2 नेक्स्ट स्टेप में, फिर 10 टू द पावर 2 को log का प्रॉपर्टी लगा करके इस तरीके से लिखा गया 2 इंटू 1। तो 2 से 2 कैंसिल, ओवरऑल जो वैल्यू रहेगा वो कैलकुलेट होकर के 0.38 वोल्ट आएगा, प्लस 0.38 वोल्ट। ध्यान रखिएगा कि हमेशा इसके वैल्यू पॉजिटिव में आएंगे, इनकेस अगर नेगेटिव में आ रहा है तो फिर वो सेल काम नहीं करने वाला, ठीक है, वाला सेल काम नहीं करने वाला। उस चीज को वेरीफाई करने का तरीका भी बताऊंगा बाद में नेक्स्ट वाले क्लासेस में, ठीक, कि किस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। जो रिएक्टिव रहता है वही जो ज्यादा रिएक्टिव रहता है वही अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। बाद में इसके बारे में और ट्रिक्स वगैरह डिस्कस करेंगे, फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखिए। फॉर प्लेटिनम, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। तो एक क्वेश्चन है, इसमें हाइड्रोजन जो है यहाँ पे रिडक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से अच्छा इस रिएक्शन के लिए फॉर PtH2 गैस H2 में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। तो ये एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें हाइड्रोजन H2 पॉजिटिव H2 जो है वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है 298 केल्विन में और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है, 298 केल्विन में और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व किया गया है इस क्वेश्चन को। प्लेटिनम H2 और ये कन्वर्ट हो रहा है H2O में, तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे जब जाएगा तो ये प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। वाटर में जब जाएगा ये, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है जिसकी वजह से इसमें -2 कैरी होगा, H यहाँ पे +1 यहाँ पे +1, तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इस पर्टिकुलर केस में क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो pH जब 7 के बराबर है एट 298 केल्विन टेम्परेचर, वाटर का जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के कंसंट्रेशन इस तरीके से मतलब ये क्या रहता है, ये इक्विलिब्रियम में इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। तो H पॉजिटिव का जो कंसंट्रेशन होगा यहाँ पे हम लोगों को H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन निकालना इसलिए है क्योंकि हम लोगों को रिएक्शन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है इसी की बेसिस पे, ठीक है। तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर -7 विच इज इक्वल टू, अब pH क्या है, pH 7 है, तो pH 7 के केस में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन का जो कंसंट्रेशन होगा इक्वल रहता है। तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन भी 10 टू द पावर -7 के बराबर और OH नेगेटिव का भी कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 के बराबर, ठीक है। pH जो होगा इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का अगर मेंशन नहीं है तो वो 7 के बराबर हम लोग मान करके चलें। तो pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, ये वाला बेसिक फॉर्मूला जो 10th वगैरह 10th क्लासेस में पढ़ता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या है, 10 टू द पावर -7 विच इज इक्वल टू 7। तो pH इसमें क्या आ रहा है, 7 के बराबर आ रहा है, ठीक है। इसमें फर्दर देखिए pH इसमें 7 के बराबर आ रहा है।
तो इससे ये वेरीफाई हो गया कि हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, 10⁻⁷ के बराबर होगा इस वाले केस में। ठीक है, जब pH 7 होता है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ के बराबर होता है, और जिसको इस तरीके से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है। तो pH -log10, हालांकि इसको कैलकुलेट नहीं करना है यहाँ पे, बस बताया गया है कि जब किसी कोई भी सा जो वाटर रहता है, न्यूट्रल वाटर रहता है, उसका pH अगर 7 है तो उसमें कंसंट्रेशन जो रहेगा हाइड्रोजन आयन का वो 10⁻⁷ के बराबर रहेगा। ठीक है, फिर से इसी इक्वेशन में अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन को हम लोगों को हाइड्रोजन को जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाना पड़ेगा। H पॉजिटिव से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +1 से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो E नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन -0.0591 डिवाइड बाय n log to the base 10 Q। नॉर्मल सेम जो फॉर्मूला लगाते हैं नॉन इक्वेशन को, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो वाटर का पहले तो हाइड्रोजन का हम लोगों को रिडक्शन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो रिडक्शन किस तरीके से होगा, H पॉजिटिव जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे क्या है, 10⁻⁷, क्योंकि हमारा पानी का pH अगर मेंशन नहीं किया गया है तो pH हम लोग 7 लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, अगर pH 7 लेकर के चल रहे हैं तो फिर हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁷ के बराबर। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन लिए हाफ H2 में कन्वर्ट हो गया, हाफ H2 गैस में कन्वर्ट हो गया, जिसका प्रेशर जो है वो 1 atm के बराबर होगा, क्वेश्चन में मेंशन था। ठीक है, तो यहां पे से हम लोगों को रिएक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू मिलता है, यहां पे से रिएक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू मिल जाएगा। क्या है रिएक्शन कोफिशिएंट, रिएक्शन कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, H2 बन रहा है, तो H2 ध्यान रखिएगा, जो कोफिशिएंट रहता है, सामने में जो कोफिशिएंट आता है उसको हम लोग पावर में ले लेते हैं, फिर डिवाइड करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब प्रेशर इसका 1 atm है तो 1 के पावर में हाफ डिवाइड बाई इसका कंसंट्रेशन जो है 10⁻⁷ लिया गया था, 10⁻⁷, 1 का रूट ओवर करेंगे तो 1 के बराबर। तो रिएक्शन कोफिशिएंट का जो वैल्यू आया वो 1/10⁻⁷ के बराबर आया। ठीक है, अच्छा ये वाला रिएक्शन क्यों यूज किए हम लोग, बताइए, समझ में आया क्या, ये वाला रिएक्शन क्यों यूज किए, H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2, ये वाला ही रिएक्शन क्यों यूज किया गया है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल लेना है इसलिए। क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल हम लोगों को कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में बोला गया है ना, रिडक्शन पोटेंशियल फॉर दिस रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन एंड 1 atm इज, ऐसा पूछा। ठीक है, तो अब देखिए जब रिडक्शन कोफिशिएंट को हम जब नॉन इक्वेशन वाले फॉर्मूले में सभी के वैल्यूज को पुट अप करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन विल बी इक्वल टू 0। अब ये 0 कहां से आया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन का, जिसको हम लोग 0 मान करके चलते हैं, -0.0591 डिवाइड बाई 1, क्योंकि एक ही मोल इलेक्ट्रॉन का जो है गेन और लॉस हुआ है, तो इसलिए 1 यहाँ पे log to the base 10 कंसंट्रेशन वो रिएक्शन कोफिशिएंट, log to the base 10 into रिएक्शन कोफिशिएंट। तो Q का वैल्यू क्या है 1/10⁻⁷। अब इसको 1/10⁻⁷ लिखूं या फिर डायरेक्टली 10⁻7 लिख दूं, सेम ही बात है। ठीक, तो 10⁻7 जो है लॉग का प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे, लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा तो 7 सामने की तरफ आ जाएगा, log to the base 10 का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा 7 × 0.0591, इसका वैल्यू जो आएगा -0.41 वोल्ट आने वाला है। तो यहाँ पे जो है ये जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू आ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू आ रहा है वो -0.41 वोल्ट के बराबर आएगा। ठीक है, -0.41 वोल्ट के बराबर आएगा। तो ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है किसका, हाइड्रोजन का नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इसके लिए क्या हुआ, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में
नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इसके लिए क्या हुआ, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इसके लिए ये हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन 10⁻⁻⁷ है, ठीक है, जब पीएच नॉर्मली इसका 7 होगा तब। ठीक, क्लियर। यस सर। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो -0.41 वोल्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले के क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जब नॉइस्ट इक्वेशन को सेल में यूज किया जाएगा, ये तो हाफ सेल की बात हो गया, ये तो हाफ सेल का बात हो गया। हाफ सेल बोलने का मतलब जब कोई इलेक्ट्रोड अपने ही सॉल्यूशन में डिप्ड हो तब। अब हम लोग जब सेल के बारे में बात करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं। सबसे पहला केस और सबसे बेसिक केस जो बनता है वो इस तरीके का है, मतलब ये वाला सेल बनता है। यूजिंग द नॉइस्ट इक्वेशन फॉर द सेल विद सेम चार्ज ऑन एनोड एंड कैथोड सॉल्यूशंस। ठीक है, अब आपको एक सेल दे दिया गया, ठीक है, क्वेश्चन बताया गया, क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखिए। एक सेल दे दिया गया है जिसमें Zn मतलब जिंक सॉलिड से Zn2 पॉजिटिव 0.01 मोलैरिटी इसका कंसंट्रेशन होगा, C1 कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक को C1 कंसंट्रेशन लिया गया है। सॉल्ट ब्रिज लगाया गया है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जिसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है वो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड में। ठीक है, आपको हमने पहले भी डिस्कशन किया था इसके बारे में कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या फिर गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है उसको नेगेटिव से शो किया जाता है और कैथोड जो होता है उसको पॉजिटिव से शो किया जाता है। हमेशा जब कभी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड होगा, राइट साइड में हमेशा कैथोड होगा। इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, याद है ना ये वाला बात, बताइए। यस सर। ठीक, तो अब इसके ये एक सेल को रिप्रेजेंट कर दिया गया हम लोगों को। अब बोला गया है कि रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करिए इस पर्टिकुलर सेल का फॉर दिस सेल एट 298 केल्विन जब हमारा E नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव से जिंक का वैल्यू -0.76 है और E नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव Cu जो है वो +0.34 वोल्ट है, मतलब वोल्ट रहेगा ही, ठीक है, वोल्ट के बराबर है। तो हम लोगों को क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ठीक है, ए नॉट मतलब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में ये जो सेल का रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा उसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ई ऑफ सेल, ई सेल को कैलकुलेट करना है। तो देखिए कुछ चीजें, हालांकि ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा बट कुछ चीजें और ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या है। E नॉट ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक में जा रहा है, मतलब हम लोगों को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक दिया गया है यहाँ पे और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर दिया गया है यहाँ पे। तो इसका वैल्यू देखिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक का वैल्यू आ रहा है -0.76 वोल्ट और इसका जो वैल्यू आ रहा है वो +0.34 वोल्ट। वैल्यूज को देखने से ये पता चल रहा है कि कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू जिंक, है ना। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा होगा तो बताइए इसको इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है? सर इलेक्ट्रॉन को लेने की। इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा है। रिडक्शन बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना, तो रिडक्शन पोटेंशियल बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की शक्ति। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को लेने का जो टेंडेंसी कॉपर का जिंक की कंपैरिजन में ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यूज दिए हुए हैं तो स्टैंडर्ड वैल्यूज के बेसिस पे हम लोग ये एनालाइज कर सकते हैं कि कॉपर का जो इलेक्ट्रॉन को लेने का टेंडेंसी होगा वो ज्यादा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रॉन को लेने का टेंडेंसी अगर इसका वैल्यू ज्यादा दिया हुआ है तो इसका वैल्यू ज्यादा ही होगा। ठीक है, अगर इसका इलेक्ट्रॉन को लेने का टेंडेंसी ज्यादा है तो ये कौन से कैथोड की तरह एक्ट करेगा कि एनोड की तरह एक्ट करेगा? कैथोड। बताइए, कैथोड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, कॉपर जो है वो कैथोड की तरह एक्ट करने वाला है। ठीक है, और वैसे ही ये जो जिंक है वो एनोड की तरह एक्ट करने वाला है। ठीक है, जिंक क्या है, एनोड की तरह एक्ट करने वाला है। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू जिंक तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा कंपेयर टू जिंक। बट हम लोग बाय डिफॉल्ट रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं तो इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल को लेते हुए चलेंगे।
तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा है, और इसको इसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, है ना। सिंपल सा बात। अगर इसको इलेक्ट्रॉन का लेने का टेंडेंसी ज्यादा है तो इसको इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी कम है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी ज्यादा है। अगर किसी का इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है तो वो क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, बोलते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है, समझ में आया। तो रिएक्टिविटी सीरीज नाम का एक चीज आएगा, तो रिएक्टिविटी सीरीज में ना जिंक ऊपर की तरफ आता है और कॉपर नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, मेटल्स जो रहते हैं, जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो मोस्टली ऊपर की तरफ आते हैं, बीच में हाइड्रोजन आता है, उसके बाद फिर ये सभी भी मेटल्स ही हैं, बट नीचे की तरफ जब जैसे जैसे हम लोग आते जाएंगे तो इनका जो रिएक्टिविटी है वो कम होने लग जाएगा। ठीक, तो ये जिंक जो है, एनोड जो होते हैं, जो भी ऊपर की तरफ आएगा रिएक्टिविटी सीरीज में, जो भी ऊपर की तरफ आएगा वो ज्यादा रिएक्टिव होता है और वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, और जो भी नीचे आएगा वो कम रिएक्टिव होता है और वो कैथोड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, मैं रिएक्टिविटी सीरीज को बाद में शो करूंगा, फिलहाल के लिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें कंक्लूजन देने थे, मतलब कुछ कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान में रखिएगा। अगर सेल को ही उल्टा बना दिया रहता, मतलब मान लीजिए कॉपर को इस तरफ कर देता, जिंक को इस तरफ कर देता, तो सेल के देखने से ही समझ में आ जाता कि ये सेल ही गलत बना हुआ है, तो इसका E0 का वैल्यू माइनस में जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए तो सेल सही बना है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला जिसको हम लोगों को यूज करना है, ई सेल विल बी इक्वल टू Q माइनस पी। Q माइनस पी बोलने का मतलब इस पर्टिकुलर सेल के लिए E0 ऑफ सेल का वैल्यू क्या आ रहा है। E0 ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, E0 ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। ठीक है, E0 ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, जिसमें हमारा ऐसा सेल जिसके लिए जो एनोड और कैथोड का चार्ज है वो क्या बराबर रहेगा, तो उसके लिए ये वाला जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, इसको एकदम से याद करने की जरूरत नहीं है, इनकेस अगर आपको याद करना है तो आप कर सकते हैं, बट इसको रिएक्शंस के बेसिस पे समझिए, सो दैट कि सभी क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व होने लगे। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन के बेसिस पे किस तरीके से समझा जाए। कॉपी में 2 से 3 केसेस मेंशन्ड है, जैसे ये फर्स्ट केस हो गया जब दोनों का चार्ज इक्वल होगा एनोड कैथोड का। सेकेंड केस हो गया जब दोनों का चार्ज डिफरेंट होगा, एनोड का और कैथोड का। देखिए यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +1 है। ठीक है, एक 2 केस हो गया, और ये तीसरा केस है जब सेल कंसंट्रेशन, ये दूसरा मतलब बात की बात है वो। ये दोनों केस को अलग अलग फॉर्मूला याद करने से अच्छा आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों आता कैसे है। ठीक है, तो रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग ये समझेंगे कि ये आता कैसे है। आप इसके फॉर्मूलाज को भी याद रख सकते हैं कि मतलब कौन कौन से फॉर्मूलों में कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ता है। बाकी आप रिएक्शन के बेसिस पे समझेंगे तो सभी के लिए, दोनों के लिए ही ये चीज अप्लाई हो जाए। अब हम लोग समझते हैं कि वाला फॉर्मूला आया कैसे। तो ये सेल है, हम लोगों को सेल दे दिया गया है, जिसमें सेल को देखने से हमें ये सारी कंक्लूजन्स खुद ही ड्रॉ करने आना चाहिए कि यहाँ पे एनोड है, ये कैथोड है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होगा, ऐसा ऐसा, ये सारे कंक्लूजन्स। ठीक है, अब हम लोगों को जो सेल दिया हुआ है उसमें सेल रिएक्शन किस तरीके से हो रहा होगा उसको हम लोगों को पहले देखना है। ठीक, अब क्योंकि ये जिंक Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और क्योंकि ये जो सेल में ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो ये ऑब्वियस सी बात है एनोड होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, एनोड होगा। तो एनोड कौन सा टर्मिनल होता है, माइनस टर्मिनल होता है। कौन से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है अभी फिलहाल, बस याद रखने के लिए बता रहा हूं। एनोड में जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, जिंक यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में, तो Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा करके। ठीक, बहुत बेसिक चीज है। ठीक, उसके बाद कॉपर वाला केस क्या किस तरीके से शो था, Cu2 पॉजिटिव से वो Cu में जा रहा था, तो ये Cu2 पॉजिटिव से Cu में कब जाएगा, इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड में होता है। तो कैथोड में क्या रिएक्शन हो रहा होगा, कैथोड में Cu2 पॉजिटिव जो है वो जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज हुआ है उसी 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करके Cu में कन्वर्ट हो रहा है। ये सॉलिड, हाँ ये भी सॉलिड। ठीक है, याद रखिए इसको, इस तरीके से होगा। तो हमारा नेट सेल रिएक्शन, ये रिएक्शन तो एनोड में हुआ, ये रिएक्शन तो कैथोड में हुआ, तो नेट सेल रिएक्शन क्या हुआ, नेट सेल रिएक्शन में आप देखिए जो भी इस तरफ है उसको प्लस करिए, Zn सॉलिड,
प्लस Cu2 पॉजिटिव सॉलिड मतलब एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। दो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा ऐसे करके। तो हमारा नेट सेल जो रिएक्शन हुआ, हमारा वो क्या हुआ, Zn जिंक जो है Cu2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके Zn2 पॉजिटिव बना रहा है और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये हमारा नेट सेल रिएक्शन हुआ। ठीक, बहुत बेसिक चीज से बता रहा हूं मैं, बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं ताकि आगे भी ऐसे ही हम लोगों को प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। बहुत बेसिक एग्जांपल है ये। तो सेल को देख करके हम लोगों को सेल रिएक्शन लिखने आना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करने से आएगा, ऑब्वियस बात है। तो सेल को देख करके हम लोगों को रिएक्शन लिखने आना चाहिए। तो सेल को देख करके हमने रिएक्शन क्या आइडेंटिफाई किया, जिंक जो है वो Cu2 पॉजिटिव आयन से रिएक्ट करके Zn2 पॉजिटिव आयन बना रहा है और कॉपर बना रहा है, ठीक है। इससे और क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं, मैं बहुत सारे कंक्लूजन एक साथ बता रहा हूं क्योंकि चीजें एक साथ ही आ जा रही है ना, तो बहुत सारा कंक्लूजन यहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। देखिए, जिंक जो है वो Cu2 पॉजिटिव से रिएक्ट किया और Zn2 पॉजिटिव आयन बनाया। यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया। तो इस रिएक्शन के बेसिस पे आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये Cu को उसी के सॉल्यूशन से रिप्लेस कर दिया। जो स्टार्टिंग में हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, जिंक का रॉड डाल करके कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक का रॉड जब हम लोग डाले थे तो जिंक का रॉड क्या हो गया, धीरे धीरे करके गलने लग गया था और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि ब्लूइश कलर का था वो ब्लू कलर डिसअपियर होने लग गया था। तो जिंक ज्यादा पावरफुल है, ऐसा भी बोल सकते हैं। रिएक्टिविटी के कंपैरिजन जब हम लोग कर रहे हैं तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर, इसलिए वो क्या करता है, उसी के सॉल्यूशन से उसको रिप्लेस कर देता है। तो जिंक क्या किया, Zn2 पॉजिटिव में जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ और कॉपर 2 पॉजिटिव को Cu में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे दिया और इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ये रिएक्शन लिखना क्यों जरूरी है? रिएक्शन लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से हम लोगों को रिएक्शन कोफिशिएंट मिलेगा। समझ में आया? तो अब बताइए रिएक्शन कोफिशिएंट क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cu डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे। अब क्योंकि जिंक और कॉपर, जिंक का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही सॉलिड हैं, तो ये दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए यहां से, ठीक। तो रिएक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू हमारा क्या हो गया, Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। हमारा क्या आ गया, रिएक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू आ गया। समझ में आया ये वाला बात? यस सर। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद करने की चीजें बहुत सारी हैं, तो इसलिए जितना कम हो सकता है, जहां पे आप कम कर सकते हैं किसी चीज को याद करना, तो फिर कम कर लीजिए। और ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ही, इसको समझना इंपॉर्टेंट है ही, तो आप इसी वे से चलिए, ठीक है, याद करने की। तो समझ में आ गया किस तरीके से करना है। सेल को देख करके हम लोगों को सेल रिएक्शन लिखना है और नेट सेल रिएक्शन के बेसिस पे हम लोगों को रिएक्शन कोफिशिएंट लिखना है। तो आप खुद देख सकते हैं कि क्या हमारा जो नॉर्मल नॉन इक्वेशन था, नॉर्मल नॉन इक्वेशन कैसे दिखता था, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591। ध्यान रखिए यहाँ पे टेम्परेचर 298 केल्विन है, डिवाइडेड बाय n log to the base 10 Q। तो Q का जो वैल्यू है, Q का वैल्यू यहां से आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। n का वैल्यू क्या है बताइए यहाँ पे? 2 है, बहुत सिंपल सा चीज, तो ये 2 हो गया। ई नॉट ऑफ सेल अब कैसे निकालेंगे, ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालेंगे?
ई कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ माइनस कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। तो ई नॉट सेल को निकालने का तरीका, ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड कौन है यहाँ पे, कॉपर कैथोड कौन है यहाँ पे, कॉपर कॉपर है। तो ई नॉट ऑफ कॉपर माइनस ई नॉट ऑफ जिंक, ठीक है। तो यही सेम चीज, यही सारी चीजों को इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट, ठीक है। ई नॉट को निकालने के लिए Q माइनस पी किया गया, तो Q हम लोग वहां पे लिखा हुआ है, Q जो है यहाँ पे देखिए, Q जो है ई नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव, मतलब कॉपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और P जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। दूसरा चीज, और ये रिएक्शन कोफिशिएंट C1/C2 है, C1/C2 का कंसंट्रेशन ऑफ जिंक को C1 से रिप्रेजेंट किया गया, और कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर को C2 से रिप्रेजेंट किया गया। तो ओवरऑल फॉर्मूला इस तरीके से बनता है। तो बहुत बेसिक सा चीज है ये, जिसको रिएक्शन लिख करके आपको आना चाहिए बनाने, ठीक है, क्लियर। यस सर। तो हम लोग रिएक्शन के बेसिस पे ही जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा, हम लोग रिएक्शन के बेसिस पे ही जाएंगे, बट इन केस अगर आपको याद करना है तो याद कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे x वैल्यू आएगा, x बोलने का मतलब चार्ज आएगा, चार्ज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो जितना भी चार्ज रहता है ना, सेम, अगर हम लोग सेम चार्ज वाला केस डिस्कस कर रहे हैं तो वही चार्ज का वैल्यू नीचे की तरफ आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों के ऊपर 2 का चार्ज था, तो इसलिए 2 यहाँ पे आया, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं, यही सेम फॉर्मूला जब हम लोग अप्लाई करेंगे, इन सभी वैल्यूज को लिखते जाएंगे। कॉपर का वैल्यू 0.34 माइनस जिंक का वैल्यू माइनस 0.76 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 log टू द बेस 10। जिंक का कंसंट्रेशन क्या था, जिंक का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 मोलार, 0.01 मोलार। और उसके बाद कॉपर का कंसंट्रेशन 0.1 मोलार, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो 10 टू द पावर -1 आएगा, 10 टू द पावर -1 को सामने की तरफ करेंगे तो -1, 10 टू द पावर -1 को जब हम लोग सामने की तरफ करेंगे, इस वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -0.0591 डिवाइडेड बाय 2 से ये वाला प्लस में चला जाएगा। जब इसको ओवरऑल कैलकुलेट किया जाएगा, अब देखिए एलसीएम वगैरह निकालना है, 2.2 प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 करके आएगा, तो इसका ओवरऑल वैल्यू 1.1295 के बराबर आता है, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट करना, समझ में आया ये वाला बात, बताइए। यस ठीक, आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला केस देखते हैं। सेकंड वाला केस ऐसा है जिसमें एनोड और कैथोड के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस रहेंगे, तो इसको भी हम लोगों को रिएक्शन की बेसिस पे ही जाना है, ठीक है। तो देखिए, मैग्नीशियम है Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा, यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर 2 पॉजिटिव है, वो सिल्वर पॉजिटिव जो है वो सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है। टेम्परेचर 298 केल्विन खोल दिया गया, इसकी कंसंट्रेशन को 0.01 मोलर दिया गया है, और इसके कंसंट्रेशन को 0.1 मोलर दिया गया है, ठीक है। मतलब सिल्वर के कंसंट्रेशन को 0.1 मोलर के बराबर दिया गया है। मैग्नीशियम 2 आयन का जो 2 पॉजिटिव आयन का जो कंसंट्रेशन है उसको C1 बोला गया, और सिल्वर पॉजिटिव आयन का जो कंसंट्रेशन है, सिल्वर पॉजिटिव का जो कंसंट्रेशन है उसको C2 बोला गया। इसके रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज आपको मेंशन्ड है, ठीक है। तो हम लोगों को ई सेल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में फाइंड आउट करना है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन ही हो गया, ऑब्वियस बात है, यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर 1 होता तब स्टैंडर्ड हो जाता, बट क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंट है इसलिए नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। समझ में आ गया? चलिए, इनमें से अगर किसी एक का वैल्यू 1 भी होता और दूसरे का वैल्यू 0.01 या फिर 0. कुछ और होता, तब भी वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन ही होता, ठीक है। मतलब एक भी वैल्यू, एक भी पैरामीटर का चेंजेस आ जाता है तो फिर वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में चला जाता है। अब आते हैं नंस्ट इक्वेशन को। अब ये नंस्ट इक्वेशन आया कैसे, फिर से देख लेते हैं। सेम चीज करना है हम लोगों को। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। Mg जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, Mg जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg2 पॉजिटिव में गया है, और सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन को बस लेकर के सिल्वर में गया है। तो उसको आप कैसे लिखना है उसको ध्यान से देखिए, ऐसे टाइप के रिएक्शंस अब आएंगे, ठीक है। एनोड में मैग्नीशियम, एक बात ये बात तो क्लियर हो गया ना कि मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। तो देखिए, मैग्नीशियम जो है वो क्या कर रहा है, मैग्नीशियम सॉलिड, ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन लूज करके, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। बट यहाँ पे सिल्वर पॉजिटिव सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लिया है
और सिल्वर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि नेट सेल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स अलग से देखने को नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ स्पीशीज देखने को मिलती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो अब इसको कैंसिल कैसे किया जाए? हम एक तरीके से कैंसिल कर सकते हैं, ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो क्या हो जाएगा? ये पूरा इक्वेशन जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये हो क्या जाएगा? 2Ag पॉजिटिव, 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2Ag सॉलिड, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, मैं यहीं पे कैंसिल कर दे रहा हूं यहाँ पे लिखने की वजह। तो यहाँ पे क्या हुआ? Mg मैग्नीशियम जो कि सॉलिड स्टेट में है प्लस 2Ag पॉजिटिव, देखिए एक्वा सॉल्यूशन है जिसका, गिव्स Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Ag सॉलिड। अब बताइए रिएक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू क्या आएगा? Q इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन इनटू सर सिल्वर का कंसंट्रेशन। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। ये मैग्नीशियम मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ। तो एनोड में जो रिएक्शन हुआ वो क्या था? Mg2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। ठीक, उसके बाद फिर सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन कैरी करके सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा था, सॉलिड वाले में। ठीक है, अब क्योंकि इसको दोनों को बैलेंस करना था तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया था मैंने, तो ये क्या हो गया था? 2Ag 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2Ag यहाँ पे। तो ओवरऑल नेट सेल रिएक्शन मेरा जो आ रहा था वो Mg प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव्स 2Ag प्लस Mg2 पॉजिटिव आ रहा था। ठीक है, इस तरीके से ये सॉलिड स्टेट में, ठीक है, ये सभी सॉलिड में है। अब इसका रिएक्शन कोफिशिएंट का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन इनटू सिल्वर का कंसंट्रेशन, बट पावर क्या चले जाएगा? 2 में चले जाएगा। जो भी कोफिशिएंट रहता है, जो भी सामने में जो भी नंबर रहेगा ना, जिसको कोफिशिएंट बोला जाता है, इस कोफिशिएंट को पावर में लिखते हैं हम लोग। तो कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर जो कि सॉलिड में है, तो उसको डायरेक्टली 1 लिख दूं क्या? सिल्वर ना लिखने की जगह डायरेक्टली 1 लिखता हूँ। ठीक है, 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा, तो इसको हटा ही दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए पहले लिख देता हूँ उसके बाद फिर हटाऊंगा। तो 1 का स्क्वायर कर दिया डिवाइडेड बाई Mg, यहाँ पे Mg सॉलिड है तो इसका कंसंट्रेशन 1 रहेगा, तो इसलिए 1 यहाँ पे इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर 2 पॉजिटिव आयन। तो सिल्वर 2 पॉजिटिव आयन के सामने में कोफिशिएंट 2 है, तो कोफिशिएंट का पावर लगाते हैं। तो Ag पॉजिटिव का स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ पे 1 हट जाएगा, यहाँ पे से भी 1 हट जाएगा, तो ओवरऑल रिएक्शन कोफिशिएंट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू Mg2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन टू द पावर 2। ठीक है, ये आएगा हमारा रिएक्शन कोफिशिएंट। समझ में आया ये वाला बात? यस सर। ठीक, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यूज हुए हैं बताइए तो? 2 यूज हुआ है। ठीक है, ये 2 यूज हुआ। ठीक है, अब ये 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, तो उसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैग्नीशियम जो कि एनोड में था और सिल्वर जो कि कैथोड में था, ये दोनों के चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2 into 1 किया गया, दैट विल बी इक्वल टू 2। तो 2 ही आ रहा है। ठीक है, इन केस अगर यहाँ पे 2 और अलग अलग आयन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एल्यूमिनियम का 3 पॉजिटिव आयन होता और यहाँ पे मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव आयन होता। एक्चुअल में मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होता और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का सेल बनाया जाता। ठीक है, तो इसे मैं बता दे रहा हूँ
कि ये जो एल्यूमिनियम होता है वो कैथोड की तरह एक्ट करता है और ये जो है वो एनोड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, 3 into 2 कर देते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन का जो वैल्यू आता है वो 6 आता है, ठीक है, क्लियर? यस सर। समझ में आया ये वाला बात? मतलब डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि डायरेक्ट आप मल्टीप्लिकेशन से भी इसके वैल्यूज निकाल सकते हैं, बट हमेशा याद रखिए कि सेल रिएक्शन लिखिए तब जाकर के वैल्यूज को निकालिए, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा टाइम लगेगा बट लिखना जरूरी, ठीक है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाता है। मतलब मैं बता रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो कि बीच बीच में कुछ वेरिएशंस करने पड़ते हैं जिसकी वजह से कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो हमेशा सेल का रिएक्शन लिखने का आदत डाल लीजिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट करना है हम लोगों को। आप खुद देख सकते हैं Mg2 पॉजिटिव अगर यहाँ पे आएगा, Mg2 पॉजिटिव अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लेकर के एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होगा, तो हम लोगों को इक्वेट करने के लिए ना इन लोगों को एक प्रॉपर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक, तो 3 2 जा ओवरऑल 6 हो जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा। चल ये हो गया, ये वाली बात हो गया। Q का वैल्यू यहाँ पे से मिल गया, Q का वैल्यू यहाँ पे से मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, तो सभी चीजें वैल्यूज तो पता चल गई, तो फिर डायरेक्टली हम लोग इक्वेशन में पुट कर देते हैं और कुछ नहीं है। तो देखिए ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल को निकालने का क्या तरीका था, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। देख लीजिए हमारा वही फॉर्मूला आया है, C1 के कंसंट्रेशन में हम लोग पावर करेंगे कैथोडिक चार्ज का और C2 के कंसंट्रेशन में हम लोग पावर करेंगे एनोडिक चार्ज का, ठीक है। C1 का कंसंट्रेशन एनोड था, तो इसका जो पावर में आएगा वो Y आएगा, मतलब 1 का पावर आएगा, ठीक है। मतलब मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव आयन में 1 का पावर, मतलब कुछ नहीं था, मतलब 1 का पावर। और नीचे में जो सिल्वर लिखा हुआ था Ag पॉजिटिव आयन लिखा हुआ था, उसमें पावर में 2 लगाया गया था ना, तो 2 का पावर यहाँ पे से आया। मतलब ये डायरेक्ट ट्रिक है जिसके बेसिस पे आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे x इंटू वाई क्या लिखा गया है, x इंटू वाई बोलने का मतलब इसके चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम लोगों को n का वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो ओवरऑल ये वाला इक्वेशन बनेगा, इस इक्वेशन के बेसिस पे किस तरीके से बनेगा वो भी बता दिया, इक्वेशन ये वाला बनेगा वो भी बता दिया। अब हम लोग आते हैं ये सभी इस इक्वेशन में सभी के वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो Q का वैल्यू ये था, Q का वैल्यू C1/C2 दोनों के पावर में उनके चार्जेस का पावर था। C1 बोलने का मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन क्या है 0.01। C2 बोलने का मतलब सिल्वर, सिल्वर का कंसंट्रेशन क्या दिया है 0.1। Y बोलने का मतलब इसका चार्ज मतलब यहाँ पे Y का चार्ज क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। और Cu बोलने का Cu2 के ऊपर जो X का चार्ज लगा हुआ है वो 2 है, तो पावर में क्या आएगा 2। तो उसको कैलकुलेट जब हम लोग करेंगे तो देखिए इस तरीके से कैलकुलेट होगा, 0.01 डिवाइड बाई 0.1, इसका ओवरऑल वैल्यू 1 आता है, ठीक है। और इनकेस अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा, इसको डेसिमल्स में समझ में नहीं आ रहा, तो आप फ्रैक्शन में लीजिए, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 0.001 लिखा है तो 0.01 लिखा हुआ है, तो इसको 1/100 कर दीजिए ऐसे, ठीक, डिवाइडेड बाई इसको 1/10 कर दीजिए, ठीक है। 1/10, 1/10 का क्या है स्क्वायर है, ध्यान 1/10 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, तो 1/100 लिखना है इसको, तो 1/100 दोनों ही कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा। तो इसको आप खुद से कर सकते हैं, ठीक। तो ये Q का वैल्यू आ गया, ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे, ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू कितना आया 3.16। n का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, रिएक्शन के बेसिस पे भी पता चल जाता है। तो इन सभी वैल्यूज को जब हम लोग पुट करेंगे, लॉग का वैल्यू यहाँ पे 1 आ रहा है, लॉग का वैल्यू 0 होता है, तो 0 के बराबर ये हो जाएगा, ई सेल का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 3.16 के बराबर, ठीक है, 3.16 के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में या फिर इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो ईएमएफ होगा इस सेल का या फिर ई सेल का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू के, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, कंसंट्रेशन सेल आते हैं। अब अभी हम लोगों ने देखा कि जो एनोड और कैथोड यूज कर रहे थे हम लोग, वो डिफरेंट मेटल्स के होते थे या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के होते थे। अभी जब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये जो थर्ड केस पढ़ने वाले हैं, इसमें मेटल सेम रहने वाला है, ठीक है। कंसंट्रेशन सेल में मेटल सेम रहने वाला है, या तो इलेक्ट्रोड का एक्टिविटी बदल जाता है या तो कंसंट्रेशन दोनों सॉल्यूशंस के डिफर कर जाते हैं। हम लोग कंसंट्रेशन के बेसिस पे बात करेंगे,
तो कंसंट्रेशन के डिफरेंस के बेसिस पे ये सेल किस तरीके से काम करेगा उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, अभी जब हम लोग सेल जो बना रहे थे वो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को मिला करके बना रहे थे। फर्स्ट वाले केस में हमने जिंक और कॉपर का सेल पढ़ा, सेकेंड वाले केस में हमने मैग्नीशियम और सिल्वर का सेल पढ़ा। जब थर्ड वाला केस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसको कंसंट्रेशन सेल बोला जाता है, उसमें मेटल सेम रहेगा, मतलब एनोड में भी सेम ही मेटल, एनोड में भी सेम ही एलिमेंट, कैथोड में भी सेम ही एलिमेंट, बट डिफरेंस सिर्फ एक चीज का आता है कि दोनों का जो कंसंट्रेशन होगा, मतलब दोनों ही हाफ सेल में जो सॉल्यूशंस बनेंगे उस पर्टिकुलर मेटल या फिर पर्टिकुलर एलिमेंट का जो सॉल्यूशन बनेगा, उन दोनों का जो कंसंट्रेशन होगा ना वो डिफरेंट होगा। समझ में आया? उसको बोला जाता है कंसंट्रेशन सेल। आते हैं, बिकॉज ये जो कंसंट्रेशन सेल होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में चेंजेस की वजह से होता है। हालांकि इसमें इलेक्ट्रोड के एक्टिविटी को भी इंक्लूड किया जाता है, बट इलेक्ट्रोड की एक्टिविटी वाला केस हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ सेल की कंसंट्रेशन वाला, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन रहता है ना, इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है, अभी अभी इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को जो चेंज कर रहे थे वही वाला चेंज को बस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, एनोड एंड कैथोड सेम इन बोथ द हाफ सेल। एनोड और कैथोड दोनों ही हाफ सेल में, मतलब मेटल जो रहते हैं वो सेम रहते हैं या फिर एलिमेंट जो रहता है वो सेम रहता है। इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, देखिए सेम ही है, ठीक है, सेम ही मेटल है, तो सेम मेटल है तो एम सॉलिड वो कन्वर्ट हुआ एम एक्स पॉजिटिव में, सॉलिड ब्रिज लगा एम एक्स पॉजिटिव फिर कन्वर्ट हो जाएगा एम सॉलिड में। ठीक है, ये एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना। उसके बाद ई नॉट ऑफ एम एक्स पॉजिटिव से एम में जब जाएंगे तो वो एक्स के बराबर होगा। ठीक है, एम नॉट ई नॉट जो होगा एम एक्स पॉजिटिव से एम में जाएंगे तो वह एक्स के बराबर होगा। टेम्परेचर मेंशन कर दिया गया है कि 298 केल्विन रहेगा भाई। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम नंस इक्वेशन ही यूज करेंगे। नंस इक्वेशन क्या है हमारा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n log to the base 10 क्यूब। ठीक है, ठीक, समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे इस सेल में ये वाला इक्वेशन अब हमारे इस सेल के लिए मॉडिफाई हो जाएगा। मॉडिफाई बोलने का मतलब एक स्टेप इसमें कम हो जाएगा। वो स्टेप क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू क्या आएगा बताइए तो इस इक्वेशन के लिए, मतलब इस सेल के लिए ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू क्या आने वाला है अगर मेटल दोनों ही सेम है तो? ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू क्या है? ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू किस तरीके से निकाला जाता है? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड से, है ना? ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कि अगर ये वाला जो सेल रहता है वो कॉपर से मिलकर, और कॉपर का सेल रहता है तो कॉपर लिखता मैं CuS, उसको कन्वर्ट करता है Cu2 पॉजिटिव, एक्वस वाला सॉल्ट ब्रिज लगा करके Cu2 पॉजिटिव एक्वस वाला, ठीक है, उसको Cu। ठीक, तो यहाँ पे कैथोड में भी कॉपर है एनोड में भी कॉपर है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये भी कॉपर है ये भी कॉपर है, तो दोनों कैथोड और एनोड की तरह यूज करने से इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है ना? तो जो इसका वैल्यू है वही इसका वैल्यू है, तो इसी के वैल्यू से इसी के वैल्यू को माइनस करना है तो क्या आएगा वैल्यू इसका? 0 आएगा सर, 0 आएगा, है ना? तो ये वाला जो सेल रहेगा, ये वाला जो इक्वेशन रहेगा उसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। कंसंट्रेशन सेल के लिए 0.0591 माइनस 0.0591, ध्यान रखिए माइनस हटेगा नहीं, डिवाइड बाय n log to the base 10 क्यूब, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, ये वाला इक्वेशन समझ में आ गया? ये वाला बात आ गया क्या? यस सर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल इसको यहीं पे रहने। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा, Q को निकालने के लिए आप हमेशा रिएक्शन लिखिए, ठीक है। अब ये वाला रिएक्शन जब लिखेंगे आप तो फिर कैसे लिखेंगे? मैं कॉपर का एग्जांपल देते हुए चल रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि MM लिखूंगा फिर वही वाला बात हो जाएगा। जनरलाइज्ड फॉर्म है इसको, चलिए फिलहाल कॉपर का एग्जांपल लिखा ही हुआ है, जनरलाइज्ड फॉर्म में ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेटल जो कि सॉलिड स्टेट में है वो कन्वर्ट हो रहा है MX पॉजिटिव में, MX पॉजिटिव में, ठीक है। अगर MX पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा होगा तो आप खुद बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा होगा? 1
एक्स नहीं, m जो है m x पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो x इलेक्ट्रॉन यूज करेगा ना जी। यस सर। यस सर। ठीक है, ऐसे। तो फिर नेक्स्ट कैथोड वाले केस में m x पॉजिटिव जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करके m में जाएगा, m सॉलिड स्टेट में वन x इलेक्ट्रॉन गेन करके, हाँ सर। x इलेक्ट्रॉन गेन करके जाएगा। तो x x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ये m सॉलिड वाला प्लस m x पॉजिटिव वाला गिव्स m सॉलिड वाला प्लस m x पॉजिटिव वाला, ये दोनों सेम है तो इन दोनों के कैंसिल कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये दोनों भी तो सेम है तो इनको क्यों कैंसिल नहीं किया गया, बताइए तो रीजन क्या है। बना कंसंट्रेशन का। हाँ, ये एक्चुअल में कंसंट्रेशन है, ये हालांकि रिप्रेजेंटेशन दोनों का सेम है बट इनका दोनों का कंसंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट है, कंसंट्रेशन के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं तो कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो ये डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इस तरीके से हम लोग शो करेंगे। ठीक है, तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा। तो डायरेक्टली इसको किस नाम से बोला जा सकता है, अगर मैं इसमें रिप्रेजेंट करूं इसका एम एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे ये कैथोड वाला है तो इसको मैं सी से लिख देता हूँ और ये एनोड वाला है तो ए से लिख देता हूँ। तो इसका Q का जो वैल्यू आएगा रिएक्शन कोएफिशिएंट का, वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल एट एनोड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल एट कैथोड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q के वैल्यू को। समझ में आ गया? यस सर। आगे बढ़ते हैं। ये हुआ, ये कंसंट्रेशन सेल में, यहां तक देखिए। अब इसकी सभी की वैल्यूज को पुट करना है हम लोगों को। ई सेल इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला मॉडिफाई होकर के कैसा बन गया था, ई सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग टू बेस 10 क्यू। क्यू का वैल्यू हमारे पास आ गया। क्यू का वैल्यू इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिएक्शन को लिख करके। रिएक्शन को किस तरीके से लिखेंगे, एनोड में जो रिएक्शन हुआ और कैथोड में जो रिएक्शन हुआ दोनों को लिख दिया गया। दोनों के डिफरेंट कंसंट्रेशंस थे तो इसको इस तरीके से लिख दिया गया। ठीक है, तो हमने अभी अभी इसी को लिखा था, जो कैथोड में था वो कन्वर्ट हो रहा था एनोड में, तो उसको Q का वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल इक्वेशन जो हमारा रहेगा, जनरलाइज्ड फॉर्म जो रहेगा, E cell इज इक्वल्स टू माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय x। x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि यूज हो रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। कितने मोल्स यूज हो रहे थे, x मोल्स यूज हो रहे थे। ठीक है, तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म में इस तरीके से दिखेगा हमारा इक्वेशन। इसको एक्चुअल एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉपर का ही है, कॉपर का एग्जांपल है, इसमें कॉपर का कंसंट्रेशन सेल बनाया गया है। कंसंट्रेशन सेल बोलने का मतलब या तो इलेक्ट्रोड की एक्टिविटी में डिफरेंस या तो कंसंट्रेशन, इनके कंसंट्रेशन में डिफरेंस। इलेक्ट्रोड की एक्टिविटी वाला केस हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है, हम लोगों को मेन इनके कंसंट्रेशन वाला केस बस डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉपर Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, Cu2 पॉजिटिव वापस से कॉपर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, एनोड में जो कंसंट्रेशन है वो 0.01 मोलर का है और कैथोड में जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोलर का है। ठीक है, 0.1 मोलर का है। समझ में आया? तो उस केस में एनोड का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कैथोड का कंसंट्रेशन, सेम फॉर्मूला में पुट करना है। मैं वापस से उस चीज में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप सेम अब इस रिएक्शन को आप खुद से लिख सकते हैं कि Cu जो रहेगा वो कन्वर्ट होगा Cu2 पॉजिटिव में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। फिर यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव कौन सा वाला है, ये एनोड वाला है, तो एनोड वाले को मैं A से लिख देता हूँ। और Cu2 पॉजिटिव ये कौन सा वाला है, कैथोड वाला है, तो इसको मैं C से लिख देता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के Cu में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा करके। तो इसका नेट सेल रिएक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बच क्या जाएगा, तो कॉपर का कंसंट्रेशन कैथोड में, कॉपर का कंसंट्रेशन एनोड में ऐसा करके। तो इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट का जो वैल्यू आएगा एनोड डिवाइडेड बाय कैथोड रहेगा। ठीक, तो वही है 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1। तो इसका ओवरऑल जो वैल्यू है 10 टू द पावर -1 रहेगा। 10 टू द पावर -1 जब सामने की तरफ आएगा तो -1 इंटू -0.0591 डिवाइडेड बाय 2, इसका वैल्यू पॉजिटिव में चले जाएगा। पॉजिटिव में चले जाएगा तो ई सेल का वैल्यू देखिए यहाँ पे पॉजिटिव में ही आ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव में आ रहा है ई सेल का वैल्यू, इसका मतलब सेल हमारा काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया कंसंट्रेशन सेल। अच्छा,
हम इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल को डिस्कस नहीं करना है, बट फिर भी एक ओवरव्यू दे देता हूं कि इलेक्ट्रोड के केस में क्या होगा, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये वाला जो वैल्यूज रहेंगे ना कंसंट्रेशन वाला, ये चेंज ना हो करके ये वाला वैल्यू बस चेंज है। ठीक है, इसके एक्टिविटी में चेंजेस दिखाएगा बस, मतलब जैसे इसके लिए डिफरेंट वैल्यूज थे वो वैल्यूज सेम हो जाएंगे और इसके लिए बस डिफरेंट वैल्यूज है। ठीक है, एक्टिविटी बोला जाता है उसको, कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात ना करके सॉलिड मटेरियल्स के लिए एक्टिविटी के टर्म्स में बात किया जाता है। चलिए अब आते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम बाय नर्न्स इक्वेशन, इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना आता है के इक्विलिब्रियम का वैल्यू। तो ई सेल जब 0 के बराबर हो जाए, जब ई सेल का वैल्यू 0 आ जाए, सबसे पहले 3 केसेस बता देता हूं। ई सेल का वैल्यू अभी तक हम लोगों ने देखा पॉजिटिव आ रहा था, इसका मतलब सेल काम कर रहा था। ठीक है, इसका मतलब ये था कि सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। ई सेल का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो उसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा बोलने का मतलब हम लोग को करवाना पड़ेगा उसको किसी तरीके से। ठीक है, और जब 0 आएगा तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि सेल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, सेल इक्विलिब्रियम है, मतलब कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट दोनों एनोड और कैथोड का सेम हो गया था। जैसे वो सॉल्ट ब्रिज जिस वजह से लाया गया ना, जिस वजह से सॉल्ट ब्रिज को लाया गया, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया था, तो सॉल्ट ब्रिज को लाने से वापस से हमारा सेल काम करने लग गया था, तो वही वाला केस है। तो ई सेल का वैल्यू 0 हो जाता है, ई सेल का वैल्यू 0 हो जाता है, तब हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो सेल है वो इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, ई सेल का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग बोलेंगे ये जो हमारा सेल है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है। एट इक्विलिब्रियम सेल स्टॉप फंक्शनिंग, तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाता है, सेल जो है वो फंक्शन काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो Q को जो रिएक्शन कोफिशिएंट है उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं के इक्विलिब्रियम से। रिएक्शन कोफिशिएंट को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं के इक्विलिब्रियम से। ठीक है, अब के इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाए देखेंगे। टेम्परेचर 298 केल्विन है, ये वाला लेकर के चल रहे हैं हम लोग। तो हमारा नल्स इक्वेशन कुछ इस तरीके से था। इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हम लोगों को, ई सेल का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू है ना, इसको नहीं बोल रहा हूं, ये कभी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। तो चाहे इक्विलिब्रियम हो चाहे कुछ भी हो, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, नाम ही इसका स्टैंडर्ड है, मतलब इसका वैल्यू एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही फिक्स्ड रहता है। स्टैंडर्ड कंडीशन लगाएंगे तब जाकर के इसका वैल्यू आता है, और उसको वैसे ही यहाँ पे रखना है। अब चाहे वो सेल काम कर रहा हो नहीं कर रहा हो, इक्विलिब्रियम हो या चाहे जैसा भी हो, इसका वैल्यू चेंज नहीं होने वाला, ध्यान रखिएगा। जो भी वैल्यू चेंज हो रहा है वो इसका हो रहा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में सेल काम नहीं करता, सेल काम नहीं करता तो ई सेल का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 के बराबर। तो अगर ये 0 हो जा रहा है तो हमारा रिएक्शन कैसे मॉडिफाई होगा देखिए। ई सेल का वैल्यू जब हमारा 0 हो रहा है तो उस केस में किस तरीके से हम लोग रिएक्शन को मॉडिफाई करेंगे उसका देखिए। जब ई सेल का वैल्यू 0 हो गया तो हमने रिएक्शन कोफिशिएंट को के इक्विलिब्रियम से रिप्लेस कर दिया, तो इसको अब हम लोग लिखेंगे के इक्विलिब्रियम। अब के इक्विलिब्रियम का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। क्यू का वैल्यू हम लोग रिएक्शन लिखने से कैलकुलेट कर लेते थे, अब के इक्विलिब्रियम का वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे देखिए। ई सेल का वैल्यू 0 हो गया तो इसमें 0 लिख दिया, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log to the base 10 के इक्विलिब्रियम, इस तरीके से लिखा गया इक्वेशन को। अब ये जो ई सेल है, ई नॉट सेल है, अब यहाँ पे तो 0 हो गया तो इधर किसी को तो लाना पड़ेगा, तो ये पूरे वैल्यू को ना मैं इस तरफ लेकर के आ जाता हूँ, इस तरफ लेकर के आ जाता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस पूरे वैल्यू को इस तरफ लेकर के आऊंगा तो ये माइनस में है तो इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना। यस सर, है ना, तो ई सेल विल बी इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.0591 डिवाइड बाई n log to the base 10 के इक्विलिब्रियम, ऐसे करके। ठीक है, तो वही से लिखा गया है, बस इधर उधर करके। ई सेल, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल है ना, ध्यान, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाय n log to the base 10 के इक्विलिब्रियम, ऐसे। ठीक है, अब ये वाला वैल्यू हम लोगों को, क्योंकि के इक्विलिब्रियम का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये वाला वैल्यू को इस तरफ लेकर के आना पड़ेगा भाई। अब क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो आएगा तो 0.0591 डिवाइड में चला जाएगा और n जो कि डिवीजन में है वो ऊपर में जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करना आपको आता ही है।
ठीक। तो ओवरऑल ये यहाँ पे आकर के इस कॉपी में रिएक्शन रुक गया है, बट इसको और भी आगे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। वो क्या होगा देखिए, के इक्विलिब्रियम विल बी, इसको कॉपी में एक्स्ट्रा नोट करिएगा, के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू, लॉग लिखा गया था, लॉग है, इस तरफ आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ ई नॉट सेल। ठीक है, इसके बहुत सारी वेरिएशन दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, ई नॉट सेल इंटू एन डिवाइडेड बाई 0.0591। ठीक है, ये इस तरीके से, ये के इक्विलिब्रियम को ऐसे करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ओके। के इक्विलिब्रियम को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखते हैं और कौन कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, फिलहाल के लिए ये यहां से यहां तक पहुंच गया हम लोग। अब मैं और भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके दिखा रहा हूं, सो दैट कि क्वेश्चन में डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है ना कभी कभी एग्जाम में, तो उसी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे आप। ठीक है, इसी केस में चलिए आते हैं यहाँ, फिर से इसी केस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए हमने क्या डिस्कशन किया, के इक्विलिब्रियम, जब सेल, हमारा सेल काम करना बंद कर देता है तो ई सेल का वैल्यू 0 हो जाएगा इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में हम क्यू को के इक्विलिब्रियम से रिप्लेस कर रहे थे। ठीक है, अभी अभी, ठीक है, समझ में आया? हमारा जो नॉर्मल सेल नॉन इक्वेशन था, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ना लिख करके अब मैं लिख रहा हूं RT अपॉन NF नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, यही मेरा इक्वेशन था। इसी इक्वेशन को हम मॉडिफाई करते थे किसके बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे, 298 केल्विन के बेसिस पे, तब जाकर के हमारा इक्वेशन जो होता था वो कुछ इस फॉर्म में आ जाता था। E cell is equals to E naught cell माइनस RT का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर का वैल्यू 298 केल्विन, N का वैल्यू जो भी रहेगा इक्वेशन के मतलब हमारे रिएक्शन के अकॉर्डिंग, F का वैल्यू 96500 कूलम। ठीक है, नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 log टू द बेस 10 ऐसे करके लिखा जाएगा। तो ओवरऑल जब कैलकुलेट करते थे तो वैल्यू कितना आता था, 0.0591 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, डिवाइडेड बाय n log टू द बेस 10 के इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस तरीके से ऐसे आया। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे सेल के लिए इक्विलिब्रियम में ई नॉट सेल का वैल्यू वो हो गया, मतलब 0 हो गया, तो अब एक बार इस तरफ सॉल्व कर रहा हूँ, एक बार उस तरफ सॉल्व करूंगा, तो डिफरेंट डिफरेंट जो इक्वेशंस आएंगे उसके बारे में बता रहा हूँ ना। तो ई सेल का वैल्यू 0 आ गया, तो ओवरऑल इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ उस चीज को, ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू RT अपॉन NF नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम। ऐसे ही आएगा क्या, देखिए। यस सर। बताइए यहाँ पे समझ में आया क्या, मैं डायरेक्ट लिखा हूं। ठीक है, ई सेल का वैल्यू 0 है, सबको समझ में आया यहाँ पे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मुझे क्योंकि के इक्विलिब्रियम लेना है, तो के इक्विलिब्रियम लेना है तो मैं क्या करूंगा, के इक्विलिब्रियम को एक साइड में रखूंगा और बाकी लोगों को एक साइड में ले करके जाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा, NF ई नॉट ऑफ NF ई नॉट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय RT, ऐसे। ठीक है, यहां तक आया अभी फिलहाल। मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा इक्वेशन को आपको एकदम पॉइंट करके याद रखना है। ठीक है, ये यहां तक आ गए। अब यहाँ पे से हम आगे बढ़ते हैं और स्टेप और कुछ स्टेप। अब जब यहाँ पे जब नेचुरल लॉग को आप हटाएंगे, जब नेचुरल लॉग को यहाँ पे से हटाएंगे तो जो ये वाला वैल्यू होता है वो ई के पावर में चले जाता है। ठीक है, एप्सिलॉन के पावर में चले जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, सॉरी एक्सपोनेंशियल के पावर में चले जाता है, एक्सपोनेंशियल बोला जाता है इसको, NF ई नॉट ऑफ सेल
डिवाइडेड बाई RT। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन रहा है, ये हमारा एक इक्वेशन बन रहा है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये हमारा एक इक्वेशन बन रहा है, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। बताइए, ठीक। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? देखिए, कहीं आपने देखा है क्या NF E नॉट ऑफ सेल, ऐसे करके कहीं पे देखा है क्या आपने? बताइए। यस सर। यहाँ पे हमने देखा था del G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट ऑफ सेल, ऐसे करके देखा था क्या हमने? यस सर। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, ठीक है। तो जब मैं माइनस del G नॉट करूंगा दैट विल बी इक्वल टू NF E नॉट ऑफ सेल हो जाएगा ना, यस सर। ऐसे करके। तो इसी इक्वेशन को और क्या लिखा जा सकता है? K इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल के पावर में NF E नॉट ऑफ सेल को बस मैं रिप्लेस कर रहा हूं माइनस del G नॉट से, ठीक है, माइनस del G नॉट से डिवाइडेड बाई RT। इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, समझ में आ गया? क्लियर? यस सर। तो ये दो फॉर्म हो गए। आते हैं इस तरफ, वो वाले केस में और कैसे लिखा जा सकता है, जब 298 केल्विन बता दिया गया तो और कैसे लिखा जा सकता है इसको। फिर से मैं डायरेक्टली पे आता हूँ, मेन वाला फार्मूला, जब पूरा वैल्यूज को पुट कर देंगे, मतलब E नॉट, E सेल का वैल्यू 0 हो जाएगा, Q को K इक्विलिब्रियम लिखेंगे तब क्या हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा, E नॉट सेल विल बी इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई n log टू द बेस 10 K इक्विलिब्रियम, ऐसे लिखेंगे, है ना, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद log टू द बेस K इक्विलिब्रियम निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, log टू द बेस 10 K इक्विलिब्रियम will be equal to E नॉट ऑफ सेल into n, या फिर n into E नॉट ऑफ सेल डिवाइडेड बाई 0.0591, ठीक है, इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। log to the base 10 K equilibrium is equals to n into E नॉट ऑफ सेल डिवाइडेड बाई 0.0591, ठीक है। अब log to the base 10 को इस तरफ लेकर के आएंगे, log जो रहेगा वो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी लॉग n into 0.0591 n into E नॉट ऑफ सेल डिवाइड बाय 0.0591, ठीक, 0.0591, ऐसा समझ में आया कैसा हुआ? यस। यहाँ तक। इसके अलावा ये एंटी लॉग को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये वाला इक्वेशन भी याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे नेचुरल लॉग को इस तरफ शिफ्ट करने पे एक्सपोनेंशियल, हाँ हेलो, बोर्ड का कॉर्नर अच्छा, दिखाई ठीक नहीं दे रहा है। अब आ गया, हाँ ठीक है। ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये जो एंटी लॉग है ना, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 10 के पावर में, जिस तरीके से नेचुरल लॉग को हम लोग इस तरफ शिफ्ट कर रहे थे, एक्सपोनेंशियल के पावर में डाल रहे थे ना, तो फिर यहाँ पे एंटी लॉग को 10 के पावर में भी लिखा जा सकता है। जब नेचुरल लॉग को इस तरफ शिफ्ट किया जाए तो एंटी लॉग भी लिखा जा सकता है, और साथ में इसको जब लॉग को जब इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो जो भी वैल्यू रहेगा वो 10 के पावर में चला जाता है। तो n into E नॉट ऑफ सेल डिवाइड बाय 0.059, ठीक। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से मानता है, ठीक। चल, तो यही बताना था बस, और कुछ नहीं। आगे बढ़ूंगा मैं, यस सर। ठीक है। अब आगे बढ़ते, ये हो गया। अब ना थोड़ा सा जनरल फिजिकल केमिस्ट्री पे, हालांकि बहुत सारे प्रॉपर्टीज तो हम लोग यूज कर लिए,
बट जनरल फिजिकल केमिस्ट्री के थोड़ा सा एक छोटा सा ओवरव्यू दिया गया है यहाँ पे। देखिए, जब हम लोग एंटी लॉग या फिर लॉग का कन्वर्जन करेंगे, हालांकि आप तो कैलकुलेटर इसमें तो नहीं आएगा नेट सेट में, तो फिर आप ध्यान रखिएगा कि लॉग या फिर एंटी लॉग को किस तरीके से वैल्यू निकालना है, इन केस हमारे क्वेश्चन में आता है। हालांकि क्वेश्चन में भी दे दिया जाता है कि एंटी लॉग का इसका एंटी लॉग का वैल्यू इतना रहेगा ऐसा करके, तो डायरेक्टली क्वेश्चन से भी आंसर हम लोगों को मिल जाता है। बट इन केस अगर क्वेश्चन में आंसर ना दिया हो, मतलब क्वेश्चन में एंटी लॉग के वैल्यूज नहीं दिए हो, तो उसको कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है देखिए। इंफॉर्मेशन अबाउट एंटी लॉग का इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। लॉग ई जो होता है ना, उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। नेचुरल लॉग मतलब नेचुरल लॉग को ln से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर ln e से, या फिर log टू द बेस e से, और इसका जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिस तरीके से log टू द बेस 10 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, वैसे ही log टू द बेस e का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है, और इसी को नेचुरल लॉग बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। Yes. उसके अलावा log टू द बेस e को आप कन्वर्ट कर सकते हैं log टू द बेस 10 में 2.303 log टू द बेस 10 ऐसा करके। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, log टू द बेस 10 जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हुए हैं, log टू द बेस 10 2 into 3 किया हूं, ठीक है, 2 into 3 किया हूं, तो इसका जो मतलब है आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, log टू द बेस 10 2 प्लस log टू द बेस 10 3 ऐसे। ठीक है, समझ में आया? वैसे ही log टू द बेस 10 a by b का जो वैल्यू है log टू द बेस 10 a माइनस log टू द बेस 10 b हो जाएगा। ठीक, ये वाला प्रॉपर्टी हमने यूज कर लिया। वैसे ये वाला प्रॉपर्टी भी अभी अभी यूज किया था। जब log टू द बेस 10 a टू द पावर b होता है, तो इसका वैल्यू b इंटू log टू द बेस 10 a के बराबर होता है। ठीक है, और log टू ये वाला चीज अभी अभी बताया, log टू द बेस 10 इंटू log टू द बेस 10 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, वैसे ही log टू द बेस e का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। तो ये सारी चीजें बस log के बारे में इतना प्रॉपर्टी याद रखिए। ठीक है, और कुछ वैल्यूज हैं log के, उसको याद रखिए। चले देखिए कौन कौन सा, ये वैल्यूज है बस। ठीक है, ये वैल्यूज, क्या क्या वैल्यू याद रखना है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा। ओवरऑल 10 भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, log 1 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, 0 से ही स्टार्ट होगा। log 10 का वैल्यू 1 होता है, 0 से 1 के बीच में ही आंसर्स हमारे आने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें ये वाला वैल्यू याद रखिए, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, log 3 का वैल्यू होता है 0.477। ठीक है, मैं ये मतलब ये वाला चीज याद हो ही जाएगा आपको। log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 10 का वैल्यू 1 ही होता है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में स्टार्ट होता है, तो 0 वाला 1 का 0 हो गया, 10 का 1 हो गया। इसका वैल्यू याद रखिए, 2 का 0.3010 होता है, 3 का 0.4771 होता है। अब ये log 4 को लिखना है आपको। log 4 को याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log 4। अब मैं बार बार बेस नहीं लगा रहा, ठीक है, log टू द बेस 10 4, इसको आप और क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 4 को 2 का पावर 2 ऐसे लिखा जा सकता है ना। यस सर, है ना, तो log का प्रॉपर्टी लगाइए, यहाँ पे log का प्रॉपर्टी लगाइए, 2 इंटू log 2। log 2 का वैल्यू क्या होता है 0.3010, ये कर दीजिए, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.6020। तो यही वैल्यू है 0.6020। ठीक है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, log 5 का वैल्यू log 5 का वैल्यू 0.7 के बराबर होता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन सा वैल्यू याद करना पड़ गया अभी तक, 2 का वैल्यू, 3 का वैल्यू, 5 का वैल्यू। आते हैं 6 पे। अब बताइए 6 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप, बताइए। 2 3 6 ऐसे लिख सकते हैं ना, log 10 2 3 6। ठीक है, 2 का पता है, 3 का पता है, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, log 3 का वैल्यू होता है 0.4771। इतना कर दीजिए, आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू, 0.77। ठीक है, आ गया log 7 का वैल्यू। log 7 का वैल्यू याद करना पड़ेगा, 0.85 के बराबर होता है। ठीक, log 8 का वैल्यू याद नहीं करना पड़ेगा, बताइए तो याद करना पड़ेगा,
4 2 से 8। नहीं करना पड़ेगा, इसको लिखा जा सकता है ना 2 की पावर में 3, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इससे तो 0.9 आ जाएगा। log 3 को log 9 को करना पड़ेगा क्या? नो सर। नहीं करना पड़ेगा, इसको भी 3 के पावर में 3 कर दीजिए, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इससे तो वैल्यू आ जाएगा 0.95। 3 की पावर 2 रहेगा। सॉरी 3 के पावर में 2 रहेगा, सॉरी 3 के पावर में 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे तो वैल्यू आ जाएगा वो। ठीक है, तो वैल्यू कौन कौन से याद रखते हैं? 1 2 3 4, 4 वैल्यूज बस याद रखिए, बाकी सभी आ जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा जो फॉर्मूला आ रहा था, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा जो फॉर्मूला आ रहा था उसमें ना एंटी लॉग वाला भी इक्वेशन आ रहा था। एंटी लॉग ये अगर के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया गया, इसको तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, एंटी लॉग कैसे निकालेंगे इसका? तो उसी चीज को अभी हम लोग देखते हैं किस तरीके से निकाला जाए। देखिए, जैसे एंटी लॉग का वैल्यू 4.3 आता है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं? 4.3 को कैसे लिखा जा सकता है? 4 + 0.3 लिख सकते हैं ना? यस सर। ठीक है, तो लॉग अब यहाँ पे 4 आया है, तो 4 जो होगा लॉग के फॉर्म में कैसे आएगा? देखिए, log टू द बेस 10, 10 के पावर में अगर मैं 4 करता हूं और इसको मैं सॉल्व करता हूं, log के पावर में log 10 के पावर में 4 करता हूं, इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो ये 4 के बराबर आएगा कि 4 × 1 करूंगा ना, log टू द बेस 10 का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए 4 × 1, तो इसका वैल्यू 4 आएगा ना, ऐसे 4। तो 4 की जगह में log टू द बेस 10 की पावर 4 ले लिया। अब देखिए 0.3, ये जो 0.3 है 0.3 का जो वैल्यू आया है वो किसके करीब है? कौन से लॉग के करीब है? log टू द बेस 10 2 के। log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है, तो इसको 0.3 को डायरेक्टली आप log 2 लिख सकते हैं ना? यस सर। ठीक है, तो अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये जो कंप्लीट वैल्यू आया है उसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? log टू द बेस 10 2 × 10 टू द पावर 4। अब ये वाला जो वैल्यू रहेगा वो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप, है ना? log का प्रॉपर्टी log a इंटू बी, ये क्या होता है? log a प्लस log b, वही तो है यहाँ पे log a इंटू बी, तो log a प्लस log b, है ना? वही चीज है ना? यस सर। तो log 2 × 10 की पावर 4, तो log से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू एंटी लॉग 4.3 का वैल्यू आएगा 2 × 10 की पावर 4। क्लियर हो गया ना? यस। सेम चीज फिर से देखिए, एंटी लॉग 37.29 को हम लोगों को लिखना है। 37 अलग करिए, 0.29 अलग कर दीजिए। 37 को 10 की पावर 37 लिख सकते हैं, है ना? log 10 10 की पावर 7 log 10 10 की पावर 7 लिख सकते हैं। वैसे ही 0.29 किसके बहुत करीब है? 0.3 के बहुत करीब है। 0.3 का कौन सा log का वैल्यू आता है? log 2 का वैल्यू 0.3010 आता है, तो इसलिए log 2 लिख देंगे यहाँ पे। फिर से वही वाला वो प्रॉपर्टी लगाएंगे log का, तो log 10 to the power 3 into 2 या फिर 2 into 10 to the power 37 log 10 to the power 37 प्लस log 2 बोला गया है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? log to the base 10 2 into 10 to the power 37, log से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 into 10 to the power 37 आ जाएगा। ठीक है, और इन केस अगर माइनस में वैल्यूज आते हैं तो माइनस में वैल्यूज इस तरीके से सेम फॉर्मूला से, मतलब सेम तरीके से कैलकुलेट करना। ठीक है, आप इस चीज को देख सकते हैं। चलिए फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, अच्छा मेन टॉपिक से डिस्कशन करेंगे। मैं एक फॉर्मूला ये बस बता देता हूँ आपको, ये एक न्यूमेरिकल बस लास्ट करवा देता हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, हम लोग कंडक्टेंस से स्टार्ट करेंगे फिर नेक्स्ट वाली क्लास। देखिए एक क्वेश्चन बोला गया है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को बताया गया कि ई नॉट है, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल Fe2 पॉजिटिव से जब Fe में कन्वर्ट होता है तो वो x1 के बराबर है। ठीक है, समझ में आया? जब Fe3 पॉजिटिव से Fe में कन्वर्ट होता है तो वो x2 के बराबर है। तो आप बताइए कि Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव में जब हो जाएगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल ये, ठीक है,
यहां से यहां तक जाने का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो। ठीक है, एक नॉर्मल सा प्रोसेस है जो कि इसी प्रोसेस के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्टली ये ईएमएफ वैल्यूज नहीं है जिसको हम लोग डायरेक्टली प्लस या माइनस कर दें। ये वाला जो वैल्यू रहता है ये मतलब डायरेक्टली इसको प्लस या माइनस करके नहीं निकाला जा सकता। इसमें जो गिब्स फ्री एनर्जी की टर्म्स में इसको निकाला जाएगा। मतलब गिब्स फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला रहता है ना, इस फॉर्मूला को हम लोग डिराइव किए थे, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, इस फॉर्मूला के बेसिस पे निकाला जाता है। और दूसरा तरीका लेटिमर डायग्राम से निकाला जाता है। लेटिमर डायग्राम भी बाद में डिस्कस किया हूं मैं, वो काफी ज्यादा आसान है इसके। फिलहाल इसमें समझ लेते हैं कि इसको निकाला कैसे जाता है। ठीक, तो देखिए ये कैसे है। यहाँ पे ई नॉट ऑफ Fe2 पॉजिटिव का Fe में कन्वर्ट किया गया है। Fe2 पॉजिटिव Fe में कैसे कन्वर्ट होगा बताइए, तो रिएक्शन लिखने आना चाहिए इसके लिए। कैसे होगा, Fe है 2 पॉजिटिव वाला, उसको 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन, तब जाकर के Fe में कन्वर्ट होगा क्या, बताइए। सही बात है ना, है कि नहीं? यस सर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये Fe2 पॉजिटिव Fe में कब कन्वर्ट होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब। तो इसके ई नॉट का वैल्यू कितना आया है, x के बराबर, x1 के बराबर। ठीक, अब नेक्स्ट वाला में Fe3 पॉजिटिव Fe में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो कैसे होगा। Fe3 पॉजिटिव ये जो Fe3 पॉजिटिव है वो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के कन्वर्ट होगा ना जी, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के Fe में कन्वर्ट होगा, है कि नहीं। इसका वैल्यू कितना बोला गया है, ई नॉट का, दैट इज इक्वल्स टू x2। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, ई नॉट फॉर Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव। हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव कैसे जाएगा, रिएक्शन की बेसिस पे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके बाद Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों का मोटो ये है कि हम लोगों को ये वाला रिएक्शन बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस 2 इक्वेशंस। ठीक है, ये वाला रिएक्शन बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस 2 रिएक्शंस, ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन। कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे बनाते हैं। Fe3 पॉजिटिव लेफ्ट साइड में है, तो इक्वेशंस को आप लेफ्ट साइड में ये वाला इक्वेशन जैसा है वैसे ही रहेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में Fe3 पॉजिटिव दिख रहा है हम लोग। क्या इस इक्वेशन में देखिए हाँ, क्या इस इक्वेशन में Fe दिख रहा है, क्या इस इक्वेशन में Fe दिख रहा है, मतलब सिर्फ आयरन दिख रहा है क्या, जिसमें कोई चार्ज ना हो, नहीं दिख रहा है। तो किसी तरीके से हम लोगों को इन दोनों रिएक्शन को प्लस माइनस करके आयरन को एलिमिनेट करना होगा। और एक चीज तो मैंने फिक्स कर दिया कि ये वाला इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा। अगर मुझे आयरन को एलिमिनेट करना है तो दोनों को सेम साइड में नहीं रखना है, दोनों को अलग अलग साइड में, मतलब एक को लेफ्ट हैंड साइड में है तो एक राइट हैंड साइड में होना चाहिए। और ये वाला इक्वेशन तो ऐसे ही लिखाया जाएगा, क्योंकि Fe3 पॉजिटिव फाइनल इक्वेशन में हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ही है, तो ये वाला ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये वाला इक्वेशन इनवर्स होगा, ऐसे पलट जाएगा। तो फाइनली इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, Fe gives Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे से Fe और Fe कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे से कैंसिल हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे से कैंसिल हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बस बचा। तो इन दोनों का फाइनल इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, जो दोनों का फाइनल इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, Fe3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 पॉजिटिव, यही वाला इक्वेशन बना। ठीक है, हमने क्या किया देखिए, हमने क्या किया, जो इक्वेशन जैसा था, ये वाला इक्वेशन ऐसी था तो इसको ऐसे ही रखा, और ये वाले इक्वेशन को बस इन्वर्स किया है, मतलब सिर्फ उल्टा किया है। तो उल्टा करने पे इसका ईएमएफ वैल्यू उल्टा नहीं होता, इसको गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्म में लिखा जाता है। तो गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्म में इसको उल्टा करता है। ठीक है, डायरेक्टली ईएमएफ वैल्यू को उल्टा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली ईएमएफ वैल्यू को उल्टा नहीं किया जाता है इसमें। ठीक है, वैल्यूज गलत आता है। तो गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू, इसको गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म्स पे लिखना पड़ेगा। अब गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म्स पे कैसे लिखा जाएगा, इसको देखिए, यहाँ पे देखिए गिवन इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को गिब्स फ्री एनर्जी मैं क्या बोलता हूँ, डेल G1 करके लिख दे रहा हूँ।
अच्छा इसी में बताया गया है, तो इसी में सॉल्व करते हैं। ठीक है, इक्वेशन समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग क्या किए। तो फाइनल इक्वेशन बना हमारा। फाइनल इक्वेशन कैसे बना? फाइनल इक्वेशन Fe3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 पॉजिटिव। अब ये बना कैसे है? Fe2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Fe में कन्वर्ट हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के del G1, इसको del G1 रहेगा, del G0 1 रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू NF E नॉट ऑफ सेल लिखा जाता है। तो N का वैल्यू क्या है इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो -2F E नॉट ऑफ सेल। E नॉट ऑफ सेल कितना आया है? X1 है, इस वाले के लिए X1 के बराबर है ना। Fe2 पॉजिटिव जब Fe में कन्वर्ट हुआ है तो इसके लिए X1 के बराबर है, तो del G का वैल्यू इस तरीके से लिख दिया गया। ठीक, सेकेंड वाले इक्वेशन के लिए Fe3 पॉजिटिव जब Fe में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए del G नॉट 2 वर्ग लिखा गया, दैट इज इक्वल्स टू -3F X2 वर्ग लिख दिया गया। अब क्योंकि हम लोग रिएक्शन को इन्वर्स किए थे तो क्या करना पड़ेगा? अब देखिए इसमें क्या करना पड़ा, 2 वाले इक्वेशन को माइनस किए हैं हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन से, है ना। 2 वाले इक्वेशन को माइनस किया हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन से। तो 2 वाला इक्वेशन कहाँ है? ये वाला 2 वाला इक्वेशन। 2 वाला इक्वेशन को माइनस जब करेंगे हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन से तो हम लोगों को फाइनली ये वाला इक्वेशन मिलता है। ठीक है, तो देखिए कैसे माइनस किया गया है। सेम चीज जो अभी किए थे वही चीज को बता रहा हूँ। Fe3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, ये Fe। ठीक है, तो इसको माइनस करना है हम लोग को। Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स gives Fe। ठीक है, इस तरीके से ये हुआ। ये वाला सेकेंड इक्वेशन हमारा Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स gives Fe। अब मुझे इसको माइनस करना है, माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देता हूँ। ठीक है, ऐसे तो ये क्या हो जाएगा? 2 में से 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन गया, 1 इलेक्ट्रॉन बस बचा। ठीक है, यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव माइनस Fe2 पॉजिटिव लिखूंगा, Fe3 पॉजिटिव माइनस Fe2 पॉजिटिव लिखूंगा। ठीक है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स 0, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब ये Fe3 पॉजिटिव माइनस Fe2 पॉजिटिव लिखा है, माइनस Fe2 पॉजिटिव उस तरफ जाएगा तो प्लस Fe2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो यही वाला इक्वेशन बन रहा है ना, ये वाला इक्वेशन। तो वही चीज हम लोग गिव्स फ्री एनर्जी के साथ करेंगे। हमने क्या किया, 2 वाले से फर्स्ट वाले को माइनस किया, तो 2 वाले से जब फर्स्ट वाले को माइनस हम लोग करेंगे, 2 वाले से फर्स्ट वाले को जब माइनस करेंगे, ओवरऑल जब माइनस करने पे -3F X2 -2F X2 का वैल्यू जो रहेगा del G नॉट ऑफ 3 के बराबर आएगा, -1F X3। तो X3 का जो वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है उसी के बेसिस पे कैलकुलेट हो जाएगा। F से F कैंसिल होने वाला है और जो X3 का वैल्यू आने वाला है दैट विल बी इक्वल टू 3X2 -2X1 के बराबर है। ठीक है, मतलब इसका जो E नॉट का वैल्यू है ना, डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, मतलब डायरेक्टली हम लोग E नॉट के वैल्यूज को अब देखिए ये दोनों इक्वेशन से, ये फर्स्ट सेकंड वाले इक्वेशन से फर्स्ट वाले इक्वेशन को माइनस करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते थे, तो डायरेक्टली ई नॉट की वैल्यूज को माइनस नहीं किया जाता। ठीक है, इन पहले इसको गिव्स फ्री एनर्जी के फॉर्म में लाया जाता है, उसके बाद फिर माइनस करते हैं, तब एक्चुअल वैल्यू निकल जाता है। इसके अलावा इतना लंबा प्रोसेस जाने के अलावा एक और तरीका है इसको निकालने का, मैं बता देता हूँ, वो काफी ज्यादा आसान तरीका है, लेटिमर डायग्राम। हालांकि इसको हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बट फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए Fe2 पॉजिटिव Fe में जा रहा है, तो आप लेटिमर डायग्राम ना पोटेंशियल के बेसिस पे एक डायग्राम टाइप का बनता है। देखिए Fe2 पॉजिटिव Fe में जा रहा है, Fe2 पॉजिटिव Fe में जा रहा है, तो इसमें जो पोटेंशियल का वैल्यू आएगा उसको हम लोग बीच में लिखते हैं x1। ठीक है, फिर Fe3 पॉजिटिव से Fe में जा रहा है, ये Fe3 पॉजिटिव जो है वो Fe में जा रहा है ऐसे, तो यहाँ पे इसके पोटेंशियल का वैल्यू लिखना x2 ऐसे। तो ओवरऑल जो रिएक्शन रहता है हम लोग नंबर्स के बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर का वेरिएशन हो रहा है उसके बेसिस पे हम लोग इसका वो ओवरऑल इक्वेशन लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे होता है, Fe3 पॉजिटिव Fe में गया, Fe3 पॉजिटिव Fe में गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के गया होगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स लेकर गया होगा, तो 3 into x2। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू रहेगा वो 3 into x2 के बराबर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे से यहाँ पे जाने का जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा उसको हम लोग फिलहाल x
2x और x क्या बोले, एक्स एम बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे से यहाँ तक जाने का पोटेंशियल का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है, एक्स एम के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो फिर एक ही इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन है, तो 1 इंटू एक्स एम लिखूंगा। और यहाँ पे से यहाँ तक जो जाने का जो डिफरेंस है वो कितने इलेक्ट्रॉन का है, 2 का, तो 2 इंटू एक्स टू लिख दूंगा, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, एक्स एम को कैलकुलेट करना है। तो ये वाला जो पूरा बनेगा ना, इसका जो इक्वेशन बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, देखिए ये डायरेक्टली यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा। ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है, मतलब पूरा रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक का है, जिसके लिए वैल्यू कितना आया, 3 इंटू एक्स टू, ठीक है। और ये वाला पूरा रिएक्शन मिल करके किससे किससे मिल करके बना, ये वाले से और ये वाले से, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स एम प्लस 2 इंटू एक्स टू, सॉरी 2 इंटू एक्स वन, 2 इंटू एक्स वन, ठीक। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, एक्सएम को कैलकुलेट करना है, तो एक्सएम जहां पे है वहीं पे रहने देता हूं और ये वाले वैल्यू को बस इस तरफ ले आता हूं, ठीक है, माइनस में। तो एक्सएम 1 इंटू एक्सएम बोलने का मतलब एक्सएम 1 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, तो 3x2 माइनस 2x1 के बराबर हो जाएगा हमारे एक्सएम का वैल्यू, ठीक है। 3x2 माइनस 2x1 के बराबर ही आया है क्या, इसको भी कैलकुलेट करने से 3x2 माइनस 2x1 के बराबर है। तो वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, इस वे में भी जा सकते हैं। लेटिग्मा डायग्राम और भी डिस्कस करूंगा बाद में मैं, उसके बेसिस पे भी जा सकते हैं, इसके बेसिस पे भी जा सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीका है आपके पास, ये वाला फॉर्मूला यहीं पे यूज होता है। अब नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस देखेंगे, ठीक है। इसमें कंडक्शन, रेजिस्टेंस वगैरह को डिस्कस करना है, तो आज की क्लास के लिए इतना है। थैंक यू। कोई डाउट इस क्लास में? इनकेस